रूस में कक्षा 10 की एक क्लास चल रही होती है। उस क्लास में एक कक्षा 1 का बच्चा जो अपनी क्लास को छोड़कर जिसका मन कक्षा 1 में नहीं लग रहा था, वो क्या करता है, एक हाई स्कूल की कक्षा में जाकर पीछे बैठ जाता है और वह ध्यान से देखता है कि उसकी जो मैम है वो हाई स्कूल के बच्चों को मंगल ग्रह के बारे में बता रही हैं, ब्रह्मांड टॉपिक से। जो ब्रह्मांड टॉपिक होता है ज्योग्राफी का, उसमें मंगल ग्रह पढ़ा रही थी। वो बच्चा पहले तो उस टीचर की बातों को सुनता है और सुनने के बाद टीचर को बीच में ही रोक देता है। कहता है, मैम ऐसा नहीं है, जो मंगल ग्रह है उस पर सबसे अधिक मात्रा जो पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की पाई जाती है और वहां पर क्या है, अब जीवन नहीं है क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर वार छिड़ चुका है। पहले तो टीचर को यह लगता है कि यह बच्चा शरारत कर रहा है और जानबूझ के कक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। धीरे धीरे उस बच्चे का रोज का यही काम हो जाता है। जैसे ही वो ज्योग्राफी की क्लास चलती है हाई स्कूल की रूस में, वो बच्चा आता है और कहने लगता है, मैम ऐसा नहीं ऐसा है, आपको जानकारी अधूरी है, आपकी समस्या ये है और यहां पे ऐसा नहीं ऐसा है। बाद में वो टीचर क्या करती है, जो जो बच्चा वो बताता है धीरे धीरे उस कंटेंट पे काम करती है और रिसर्च करती है, तो उसे पता लगता है कि जो नासा की नई थ्योरी है मंगल ग्रह को लेके और जो उस बच्चे ने बातें बताई थी वो आपस में सटीक बैठ रही थी। उस टीचर का दिमाग घूम जाता है। वो उसके पेरेंट्स के पास जाती है कि आखिरकार आपका बच्चा कौन सी बुक से पढ़ता है, कहीं वो नासा को तो नहीं पढ़ रहा है, नासा की पूरा लिटरेचर तो नहीं पढ़ रहा है। पर उनको पता लगता है कि उसके रूम में कोई नासा का लिटरेचर नहीं था, कोई मंगल ग्रह का लिटरेचर नहीं था। तब उसकी मां बताती है उस बच्चे की कि हमारा बच्चा शुरू से ही अलग है। जब ये 2 महीने का था तो ये बोलने लगा था और ये 2 हफ्ते का था तो इतनी गर्दन को सीधा कर लेता था और ये हमेशा ही हमसे मंगल ग्रह की और अंतरिक्ष यान की बात करता है। जब टीचर ने अपना ये आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल को नासा के वैज्ञानिकों ने पढ़ा, फिर उनके अंदर भी उत्सुकता जागी और उन्होंने उस बच्चे से बात करने का प्रयास किया। और जब नासा के वैज्ञानिकों ने उस बच्चे से बात की तो नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि वो जिस मिशन पर काम कर रहे थे वो मंगल मिशन था और उस बच्चे ने जो भी जानकारी दी गई थी वो एक्यूरेट सही बैठ रही थी। फिर उस बच्चे पे और रिसर्च की गई, उसका इंटरव्यू लिया गया नासा के विशेषज्ञों के द्वारा, जो अंतरिक्ष विज्ञानी थे, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो पता लगा, तब उस बच्चे ने बताया कि वो बच्चा इस ग्रह का नहीं है, वो बच्चा मंगल ग्रह का है और ये कोई झूठी घटना नहीं है। आप नेट पे गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं कि ये वही बच्चा है जिसका नाम था बोरिस्का और ये मंगल ग्रह से आया था। और जब नासा के वैज्ञानिकों ने अपना सर पकड़ लिया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तब उन्होंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम पिछली बार जो पृथ्वी थी उस पर कब आए थे। तब उसने कहा कि जब मैं पिछली बार पृथ्वी पर आया था तो मिस्र जो है उसमें जो पिरामिड थे उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उनका निर्माण हो रहा था। तो उन्होंने कहा, हम कैसे माने कि जब तुम आए थे तो उस समय निर्माण चल रहा था, तो किस चीज को बनाया जा रहा था। उनने बताया कि मुझको याद है एक ऐसी मूर्ति बनाई जा रही थी, स्टैचू, जिसका सर तो इंसान का था लेकिन जो शरीर है वो जानवर का था, शेर का था। तो उन्होंने कहा, ठीक है कुछ और बताओ इसके बारे में, हम इस पर रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये बात है 1996 की, जब नासा के वैज्ञानिकों ने उसका इंटरव्यू लिया था। तब उसने कहा, बहुत आसान है, जो वो मूर्ति है उसके कान के पास एक सीक्रेट होल है, उसके कान के पास एक सीक्रेट दरवाजा है जो कि वहां के जो पिरामिड हैं उसके हृदय तक जाता है। आप वहां पे जाके खुदाई करिए, वहां पे जाके रिसर्च करिए तो आपको पता लगेगा। और फिर नासा के वैज्ञानिकों ने वो जो मूर्ति थी उसके कान के पास सर्च करा, रिसर्च करी, तो उनके होश उड़ गए। वहां पता लगा एक सीक्रेट दरवाजा था जो पिरामिड के हॉट तक जाता था, जहां उसका हृदय था। आखिरकार उनको भी मानना पड़ा कि यह बच्चा सच बोल रहा है, यह बच्चा मंगल ग्रह से आया है। तब उन्होंने उसके बारे में पूछा कि तुम मंगल ग्रह पे क्या करते थे, कुछ जानकारी बताओ। उस बोरिस्का नाम का जो बच्चा था, उस समय उसकी उम्र 6 साल थी। उसने बताया, सोचो 6 साल का बच्चा, वो कितनी जानकारी रखता है ब्रह्मांड के बारे में, वो कितनी जानकारी रखता है इस पूरी आकाश गंगाओं के बारे में। तब उसने बताया कि हमारे मंगल ग्रह पे औसत उम्र जो है वो 35 साल होती है। 35 साल के बाद लोग अमर हो जाते हैं, फिर उनकी एज नहीं बढ़ती, क्योंकि वो जो सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हमारे मंगल ग्रह पे एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया था जिसमें सारे लोग मर गए। आज भी जो थोड़े बहुत लोग जिंदा हैं वो जमीन के नीचे रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? जमीन के नीचे रह रहे हैं। और मैं मंगल ग्रह से आया हूं, मेरी तरह और लोग हैं, वो भी यहां पर हैं।
ये पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था और इसी बीच रशिया की खुफिया एजेंसी को इसके बारे में पता लग जाता है और इसके बाद वो उस बच्चे को और उस बच्चे की फैमिली को पूरी तरीके से इंटेलिजेंस रीजन बताकर, एक सिक्योरिटी रीजन बताकर कैद कर लेते हैं। वो बच्चा गायब हो गया, उसका आज उसके बाद कभी पता नहीं लगा कहाँ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि उसको जो रूस है उसने कैद कर लिया है, कुछ लोग कह रहे हैं वो रसिया के पास है, लेकिन बच्चा वो वास्तव में उसने जो बताया, उसकी जो जानकारी थी वो बिल्कुल सटीक बैठी। जो भी वैज्ञानिक थे कि वो बच्चा जो है वो कहाँ से आया था, मंगल ग्रह से आया था। ये हमारा ब्रह्मांड है, ये अजीबो रहस्यों से, अजीबो कहानियों से भरा हुआ है। क्या इसके रहस्य हैं, कुछ नहीं पता। लोग जानना चाहते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कैसे करके विकास हुआ। ये एक अनसुलझे पहलू हैं, लेकिन वैज्ञानिक ये जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार एलियन होते हैं, नहीं हैं। यहां तक कि मंगल ग्रह पे बस्तियां बसाने का भी जो है वो कार्यक्रम चल रहा है, किस तरीके से मानव को बसाया जाए। तो जो हमारा ये प्रमुख टॉपिक है आज का, वो है आपका क्या, ब्रह्मांड। क्या है हमारा टॉपिक, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या आता है, वायुमंडल। दो टॉपिक आपको एलटी ग्रेड और जो आगे आने वाली परीक्षा से टीजीटी है उसमें अब जीएस आएगी, तो वहां पे और जितनी ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पे जीएस आती है, शिक्षक भर्ती या अन्य भर्ती परीक्षाएं, वहां पे आपका ज्योग्राफी का जो है एक टॉपिक क्या रहता है, वायुमंडल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी के 4 खंड हैं। मोटे तौर पे कितने खंड हैं, 4 खंड हैं। पहला खंड कौन सा है, जो पहला खंड है वो है आपका, ये आए 4 खंड, ये है जलमंडल। क्या है, जल मंडल। हमने क्या पढ़ा था जलमंडल के बारे में, हमने पढ़ा था कि महासागर क्या होते हैं, महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं। दूसरा खंड क्या है इसका, स्थल मंडल। स्थल मंडल में हमने क्या पढ़ा था, पर्वत हो गए, नदी हो गए, पहाड़ हो गए, पठार हो गए, मरुस्थल हो गए, घास के मैदान हो गए। अगला हमने क्या पढ़ा था आपका, जैव मंडल। जैव मंडल में क्या होता है, आप जानते ही हैं कि जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तीनों को सम्मिलित करा जाता है। और चौथा मंडल है वायुमंडल। वायुमंडल ज्योग्राफी की, जब आपने कभी हाई स्कूल में अगर ज्योग्राफी पढ़ी हो या इंटर में पढ़ी हो, हाई स्कूल में तो पढ़ी होगी और इंटर में तो वैकल्पिक सब्जेक्ट होता है, तो बड़ी अच्छी परिभाषा है। वो क्या है कि भूगोल वह आभा में विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखाता है। पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखाता है, बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है जो केवल इतना कहती है कि भूगोल में हम जलमंडल का तो अध्ययन करते ही करते हैं, स्थल मंडल का भी करते हैं, जैव मंडल का भी करते हैं, पर पृथ्वी के चारों ओर जो एक वायु का घेरा है जिसको हम वायुमंडल है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, उसका भी अध्ययन करते हैं। वायुमंडल तो एक छोटा सा पार्ट है और इसका जो सबसे बड़ा अभिन्न बड़ा वाला इसका जो हिस्सा है वो है ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है वायुमंडल। क्योंकि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां वायुमंडल है, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां नहीं है, कम है या दूसरे प्रकार से है, बर्फ के रूप में हो या जिस भी रूप में हो। तो हमारा आज हमने क्या है, देखो भाई, स्थल मंडल तैयार कर लिया, जल मंडल तैयार कर लिया और अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल। अब वायुमंडल तैयार करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि वायुमंडल जो है अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसमें आप 3 प्रमुख चीजों का अध्ययन करते हैं। और पहली चीज आपकी क्या है, ब्रह्मांड। पहली चीज क्या है, ब्रह्मांड। इस टॉपिक में अभी मैं आपको टॉपिक पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो ये वायुमंडल है, आपको ये पता लग जाए कि वायुमंडल के अंदर टोटल कितनी चीजें आती हैं। महत्वपूर्ण रूप से कितनी चीजें आती हैं, 3 चीजें आती हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है इस वीडियो में आपको बताना कि वायुमंडल के अंदर कुल कितनी चीजें आती हैं और उनके अंदर भी उसके कौन कौन से छोटे पार्ट हैं, और उन पार्टों में से भी क्या आपको सब पढ़ना है या आपको कुछ पढ़ना है या फिर कुछ खास पढ़ना है, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ में जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता है, इसमें पुराने साल के जो क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिकों से, हम उनकी चर्चा भी करेंगे। पहले तो मैं सोच रहा था कि सेपरेट वीडियो बना दूं आपके लिए 10 ईयर की, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक के साथ में ही जो 10 ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ऐड कर देंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें कि एग्जामिनर का परीक्षा पैटर्न क्या है, एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस खंड से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो उसके परीक्षा पैटर्न में होगा, वो वहां से लगातार क्वेश्चन पूछेगा। जैसे उसने यहां पे ग्रह से क्वेश्चन पूछा है, तो आप देखो 4 क्वेश्चन उसने ग्रह से ही पूछ लिए अलग अलग सालों में। वो क्यों? क्योंकि उसके परीक्षा पैटर्न में ग्रह था। एक बार वो ये क्वेश्चन पूछा, फिर ये पूछा, फिर ये पूछा, फिर ये पूछा। अगला क्वेश्चन उसने पूछा, क्या नाम है आपका,
यहाँ पे जलवायु से, तो यहाँ भी उसने 3 क्वेश्चन दबा दिए। फिर मानसून वर्षा, यहाँ भी 2 क्वेश्चन दबा दिए। समय तिथि रेखा, यहाँ भी उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। विषुवत रेखा, यहाँ भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए। और कर्क रेखा उसने 3 क्वेश्चन पूछ लिए। और कहीं कहीं उसने जो उसके परीक्षा पैटर्न में था, चूंकि एग्जामिनर जो होता है उसको आज़ादी होती है यह तय करने की वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछेगा या किस अंतराल पे पूछेगा। तो यहाँ पे उसे कुछ टॉपिक इतने प्रिय थे, जैसे ग्रह हो गया वो लगातार क्वेश्चन पूछा, आपका जलवायु हुई वो लगातार क्वेश्चन पूछा, कर्क रेखा हुई वो लगातार क्वेश्चन पूछा। कुछ उसको कम प्रिय थे, जैसे आपका ये हो गया विषुवत रेखा वाला हो गया, और क्षुद्र ग्रह धूमकेतु वाला हो गया, और उसका अन्न वाला हो गया। अन्न में क्या होता है, उसकी मर्जी होती है। होता क्या है, कंपटीशन में 30% क्वेश्चन सरल आते हैं जो कोई भी कर सकता है। 30% क्वेश्चन बोध स्तर से आते हैं जो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति कर सकता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग है। तीसरे 30% चिंतन लेवल से आते हैं, ये वही कर सकता है जिसने उस पर चिंतन किया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस ग्रह को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। अब ग्रह कितने हैं, 8, आपने सब ग्रहों के बारे में पढ़ लिया। पढ़ने के बाद चिंतन स्तर का जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि आकार की दृष्टि से ग्रहों को अवरोही क्रम में लिखिए, या सूर्य से दूरी की दृष्टि में ग्रह को आरोही क्रम में रखिए, या वो ये कह सकता है कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, कौन से ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अंतर ग्रह कहे जाते हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो वाह ग्रह कहे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछता है वो किससे पूछता है, चिंतन स्तर से। और 10% क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे बनाता है कि जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जिसका कोई अता पता नहीं होता, उसको हम डालते हैं अन्न में। अन्न में क्या है कि खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा कराया गया था। कहां कहां कराया गया था, तो इसके पीछे हमें नहीं पढ़ना है। 10% के जे अपने आप क्लियर होगा। हमको महत्वपूर्ण चोट करना होती है 90% पे। जो स्टूडेंट 90% लेके चलेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो 10% को लेके चलेगा वो भटकता रहेगा। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें प्रमुख रूप से कुल कितनी चीजें आती हैं और क्या है। तो उसका जो आपका पहला पार्ट है बड़ा, वो है ब्रह्मांड। कौन सा है, ब्रह्मांड। दूसरा कौन सा है, वायुमंडल। और तीसरा कौन सा है, प्रमुख रेखाएं। और ये अकॉर्डिंग टू एल्टीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, उसके अकॉर्डिंग यहां ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, वायुमंडल को पढ़ेंगे, और हम किसको पढ़ेंगे, प्रमुख रेखाओं को पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रमुख रेखाएं हैं जहां से उसने क्वेश्चन रखे हैं, या यूं कहें कि आपके सिलेबस में है। अब भाई एल्टीग्रेड का जो सिलेबस है वो कैसा है, वन सिलेबस है। तो हमें 10 साल के पेपर देखने पे पता लगेगा कि आखिरकार जो है कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं। अब मैं आपके कमेंट देख रहा था तो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको 10 ईयर मिल ही नहीं रहे। अरे मेरे भाई, आप जब 10 ईयर नहीं ढूंढ सकते, आप जब 10 ईयर नहीं ले सकते, तो फिर आप क्या तैयारी करोगे, कैसे तैयारी करोगे। जो भी कंपटीशन बुक हाउस होती हैं वहाँ सभी पर अवेलेबल है। अभी आपको केवल ये बता दिया जाए इस नाम का मोबाइल है और इसकी ये क्वालिटी है। अगर वो मार्केट में नहीं भी होगा तो आपको जहाँ मिलेगा वहाँ से आप खोज लाएंगे, उसको ढूंढ लाएंगे, उसको रिसर्च करके पता लगा लेंगे ये किस प्लेटफॉर्म पे मिलता है, ये किस वेबसाइट पे है, या इसको हम कहाँ से वाई करें। तो यहाँ क्या है, आपको बस एल्टीग्रेड, ठीक है, इसको वाई करना है। इसके जो 10 ईयर है, भाई 10 साल के पेपर तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ 6-7 एग्जाम हुए हैं, वो आप पुराने साल के पेपरों कलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका यूथ पब्लिकेशन है, यूथ पब्लिकेशन ने एक काम अच्छा करा है। उसने क्या करा है, एलटी के 2 प्रकार के जो हैं आपके बनाए हैं 10 ईयर। एक में उसने क्या करा है, जीएस का बना दिया है, जिसमें उसने एल्टीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के जो पुराने साल के क्वेश्चन है जीएस के, उनको ऐड करके आपको उपलब्ध करा दिया है, वो भी टॉपिक वाइज, बहुत बढ़िया है। दूसरा आपको सब्जेक्टिव दे दिया है। अब किसी का संस्कृत है, किसी का हिंदी है, किसी का कॉमर्स है, या आपका साइंस है, या बायोलॉजी है, तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा है, बना दिया। तो आप जो है वो यूथ पब्लिकेशन का देख सकते हैं। तो हमने आपको बताया ब्रह्मांड, वायुमंडल और अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो अब हमें ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो ब्रह्मांड के अंदर हमको पढ़ना है सौर मंडल। क्या पढ़ना है, सौर मंडल। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है सौर मंडल, सूरज का परिवार, यानी आपकी जो सन है उसकी फैमिली,
सन की फैमिली। इस सौर मंडल के अंदर आपको सूर्य पढ़ना है, आपको ग्रह पढ़ना है, आपको उपग्रह पढ़ना है, आपको धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह पढ़ना है, और सूर्य ग्रहण पढ़ना है, चंद्र ग्रहण, और अन्य देखना है। क्या क्या देखना है? पहला क्या देखना है? सूर्य। दूसरा क्या देखना है? ग्रह। तीसरा क्या देखना है? उपग्रह। चौथा क्या देखना है? धूमकेतु। पांचवा क्या देखना है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये आपको देखना है। ये सूरज का परिवार बना, और ये किससे बना है? परिवार सूर्य से ही बना है। वो तो आपको पता ही होगा कैसे बना है। महाविस्फोट हुआ था क्या? दो बड़े पिंड थे और ये आपस में क्या कर गए? टकरा गए। टकराने के बाद जो एक बड़ा टुकड़ा, टकराने के बाद ध्वस्त हो गए, और ध्वस्त होने के बाद एक जो बड़ा टुकड़ा था इनसे बना, उसमें आग लग गई। तो जिस बड़े टुकड़े में आग लगी वो बना सूर्य, और इस सूर्य से ही जो टुकड़े टूटे वो क्या बन गए? ग्रह बन गए। और इन ग्रहों से जो छोटे छोटे टुकड़े टूटे वो क्या बन गए? इनके उपग्रह बन गए। उसके जो और छोटे टुकड़े टूटे वो क्या बन गए? धूमकेतु बन गए और क्षुद्र ग्रह बन गए। कई बार जो हम कृत्रिम उपग्रह भेजते हैं आकाश में, उनको भी हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हम क्या करते हैं? भेज देते हैं अंतरिक्ष में। ठीक है, वो क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। फिर इनके साथ क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है, ठीक है, और कभी जो है चांद और पृथ्वी के बीच में। तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और अन्य। क्लियर हो गया 5 टॉपिक। पहला क्या है? सूर्य। दूसरा क्या है? ग्रह। तीसरा क्या है? उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और अन्य। अगला जो आपका बड़ा टॉपिक है, अभी हम क्वेश्चन की भी बात करेंगे, वो है वायुमंडल। वो क्या कहता है ज्योग्राफी की परिभाषा में? कि भूगोल वह आभा में विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक किस में दिखाता है? स्वर्ग में दिखाता है। जिसका यही मतलब है कि हम पृथ्वी का तो अध्ययन करेंगे ही करेंगे भूगोल में, और इसके साथ में किसका करेंगे? वायुमंडल का भी करेंगे। वायुमंडल में आप पढ़ेंगे वायुदाब। ये वायुदाब क्या होता है पता है? आप अपने सर पर कई हजार किलोग्राम वायु के दाब को लेकर चल रहे हैं। कैसी लगी ये बात आपको? कि आप अपने सर के ऊपर कई हजार किलोग्राम या इससे भी ज्यादा वायु के वजन को अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं। मान के चलिए आप समुद्र की गहराई में जाते हैं तो पानी का इतना दबाव होता है कि आपकी हड्डियां तोड़ने के लिए वो काफी है, जब आप एक निचाई से अधिक पर जाएंगे। यानी जब मैरियाना ट्रिच जो थी, जिसको दुनिया की सबसे गहरी गर्त कहते हैं, मैरियाना ट्रिच, तो उसके अंदर पूरी तरह से क्यों नहीं जा पाया कोई? क्योंकि पनडुब्बियां इतना प्रेशर और दबाव सहन नहीं कर पा रही थी जो कि उसकी तलहटी में पड़ रहा था। ऐसे ही आप इस धरती पर खड़े हैं तो आपके सर पर भी बहुत वजन है, वायु का बहुत ज्यादा दबाव है, लोड है। पर बात यह है कि जब सर पे दबाव है, लोड है, तो फिर सर में दर्द क्यों नहीं हो रहा है? आपको दबाव महसूस क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है ब्लड प्रेशर के कारण। किसके कारण? ब्लड प्रेशर। क्योंकि आपके ब्लड में भी क्या है? प्रेशर है, दबाव है, जो वायु के दबाव को और ब्लड का जो दबाव है वो उसको क्या किए हुए? मेंटेन किए हुए है, उसको संतुलित किए हुए है। तो इसे कहते हैं वायुदाब। और अगला क्या है? वायुदाब पेटी। आप जब कभी हाई स्कूल या इंटर में पढ़े होंगे तो इस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर क्या दिखाई होंगी? कुछ वायु दिखाई होंगी इस तरीके से। तो वायुदाब पेटी का मतलब होता है कि जैसे समुद्री लहरें होती हैं, उनका अपना एक एरिया होता है, वैसे ही वायु की पेटियां होती हैं, वायु की बेल्ट होती है, वो अपनी ही दिशाओं में ट्रैवल करती हैं। क्या करती है? ट्रैवल। कुछ स्थायी पवनें होती हैं, कुछ अस्थायी पवनें होती हैं। आपने पढ़ा होगा, चिनकू हो गई, लू हो गई, मानसून हो गए। तो इस तरीके से ये क्या होती है? वायुदाब पेटियां होती हैं। वायु जैसे समुद्र में समुद्री जलधाराएं होती हैं, वैसे ही वायु की भी अपनी एक बेल्ट होती है, अपनी एक चलने का रास्ता होता है। अगला है आपका आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। इसके बाद है पवन संचार। पवन भी क्या करती है? संचार करती है। इसमें आप विश्व की प्रमुख पवनों के बारे में पढ़ोगे। अगला टॉपिक है चक्रवात। चक्रवात जानते हैं? चक्रवात उन चक्करदार हवा को कहते हैं। ये परिभाषा तो आपने पढ़ी होगी, जिनके बीच में निम्न वायुदाब केंद्र और चारों ओर उच्च वायुदाब केंद्र होता है। चक्रवात आप जानते ही हैं होता क्या है? अरे आपने बहुत जब गर्मी उर्मी पड़ती है तो क्या देखा होगा कि एक स्थान पे कूड़ा, पन्नी और कागज ऐसे ऐसे करके राउंड करने लगते हैं। फिर आप बच्चे क्या कहते हैं? लकूरा आ गया, पता नहीं क्या आ गया, कि भूत आ गया, कि आंधी आ गई।
क्या आ गया, तो वो अपने ही स्थान पे चीज़ें पन्नियाँ क्या होती हैं, घूमने लगती हैं। इसी का जो बड़ा रूप होता है उसे कहते हैं चक्रवात। चक्रवात का मतलब चक्करदार हवाएं होती हैं। ये क्या होता है, इसका फंडा समझाऊं मैं। जैसे मान के चलिए ये वायु है, जब ये गर्म पड़ेगी तो ये ऊपर उठेगी, वायु का सिद्धांत है। जैसे आपने देखा है जो घर बनते हैं तो उसमें जो वेंटिलेटर होता है वो ऊपर क्यों होता है, वेंटिलेटर जो है वो ऊपर क्यों होता है, वो नीचे क्यों नहीं होता। वेंटिलेटर ऊपर इसलिए होता है कि जब वायु गर्म पड़ती है और गर्म पड़ने के बाद ऊपर उठती है, और वेंटिलेटर ऊपर होते हैं, ऊपर से ही निकल जाती है, ऐसा ही होता है ना। तो जब वायु गर्म होकर उठती है तो उस वायु के स्थान को भरने के लिए चारों ओर से क्या होती हैं, हवाएं चलने लगती हैं, और जब हवाएं चलने लगती हैं तो एक राउंड बन जाता है, इसको साइक्लोन कहते हैं। ये क्या होता है, चक्रवात। अगला टॉपिक है जलवायु। बहुत बड़ा टॉपिक है, क्या है, जलवायु। जलवायु समझते हैं, जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम, जलवायु जो है निश्चित रहती है, मौसम जो है बदलता रहता है। अगला है मानसून और वर्षा। तो आपका वायुमंडल में कितने टॉपिक हो गए, एक टॉपिक हो गया, 2 3 4 5 और 6 टॉपिक। 6 टॉपिक पढ़ने हैं किसमें, वायुमंडल। घबराइए मत, सब नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, वरना फिर फायदा ही क्या। अगर यही ना पता लगे तो फिर कोई मसला ही नहीं है। फिर तो ये किताब उठा लो, सबसे बढ़िया है, क्या कहते हैं, डॉक्टर महेश कुमार बड़वाल की ज्योग्राफी भूगोल। और इसमें कुछ मत करो, आप आराम से अपना जैसे ही पहला टॉपिक इसका खोलोगे तो जो इसका पहला टॉपिक है वो क्या है आपका, ये सामान्य भूगोल। और सामान्य भूगोल में क्या है, ब्रह्मांड। तो जी यहाँ से लेकर और जो यहाँ तक क्या है आपका टॉपिक ही टॉपिक है ब्रह्मांड का। लेकिन हमको ये सारा नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, अपने परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है। देखो क्या क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग सिद्धांत, ग्रह, प्लूटो, सुपर मून, ब्लड मून, और चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, अवांतर ग्रह, पृथ्वी की गतियाँ। तो इस तरीके से हमको पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि भाई अपने आप में जीएस, पहली बात तो जीएस आ रही है 30 नंबर की, और इसके अलावा बहुत बड़ा एरिया है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, करंट अफेयर भी है, गणित भी है, कंप्यूटर भी है, और भी काफ़ी चीज़ें उसमें आ रही हैं, विज्ञान भी है। तो आपने देखा कि वायुमंडल में क्या क्या आ गया, वायुदाब हो गया, वायुदाब पेटी हो गई, आर्द्रता हो गया, पवन संचार हो गया, चक्रवात हो गया, जलवायु हो गई, मानसून और वर्षा हो गई। मानसून आप जानते ही हैं, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी। मानसून आता है तो बारिश होती है। अब अगला है इसमें वर्षा। वर्षा, वर्षा क्या होता है, वर्षा सीधा सिद्धांत है ना, जैसे कपड़े आप धो के डालते हो तो जब पानी सूखता है तो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो जैसे ये सूरज निकलता है, ये अपनी गर्मी से, गर्मियों में क्या करता है, गर्मी में क्या, हर समय जब भी सूरज में दम होता है, ताप होता है, तो वह पानी को सुखा के भाप बना देता है। फिर चाहे वो तालाब में हो, चाहे नदी में हो, चाहे झीलों में हो, चाहे ज़मीन में हो, या किसी भी सोर्स से हो। आपको क्या लगता है, आपकी बॉडी में पानी होता है, जब गर्मी पड़ती तो वो भी एक तरीके से उड़ के ऊपर ही जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप जो पानी होता है वो क्या बन जाता है, भाप बन के ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद घनीभूत की प्रक्रिया होती है, घनीभवन की, और उससे क्या बन जाते हैं, घनघोर, घन यानी बादल। और बादल क्या करते हैं, फिर ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करने के बाद जहाँ का घनत्व कम होता है वहाँ वो बरस जाते हैं। तो ये होती है आपकी वर्षा। वर्षा भी 3 प्रकार की होती है, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी हम मोटे तौर पे जानने हैं मानसून और वर्षा क्या होता है। अगला टॉपिक है प्रमुख रेखाएं। यहां से एग्जामिनर भी खूब क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपका इसके अंतर्गत आपकी कितनी चीजें आ रही हैं, 1 2 3 4 और 5। कितनी चीजें हैं, 5 चीजें पढ़ना है। पहली क्या पढ़ना है, अक्षांश और देशांतर। आपने देखा होगा ये आपकी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे 2 तरीके की रेखाएं होती हैं। एक रेखाएं होती हैं लेटी हुई, ये क्या है, लेटी हुई, लेटी हुई रेखाएं होती हैं, इन्हें कहते हैं अक्षांश। आ का मतलब होता है आराम। जैसे जो लोग भूल जाएं कि अक्षांश कौन सी है, देशांतर कौन सी है, तो आ का मतलब होता है आराम। जब आराम करते हैं तो हम लेट जाते हैं, तो अक्षांश का मतलब जो रेखाएं लेटी हुई हैं, और देशांतर का मतलब जो रेखाएं कैसी हैं, खड़ी हैं। देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जो रेखाएं खड़ी हैं। जैसे जो आपके फाइटर प्लेन होते हैं, जब उनको कहा जाता है कि इस जगह पे बम गिराओ, जैसे उनने इससे कहा कि आपको एक खास जगह पे बम गिराना है, ठीक है,
तो वो ये नहीं कहेंगे अपनी भाषा में कि उनको नेपाल में बम गिराना है या कहाँ पे बम गिराना है। उनको क्या कहना है कि ये बम गिराना है वो इतने डिग्री अक्षांश पर, इतने डिग्री देशांतर पर गिराना है, ऐसा वो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इतने डिग्री अक्षांश पर, इतने डिग्री देशांतर पे गिराना है। तो उनकी भाषा किस में होती है? अक्षांश और देशांतर में। जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो क्या होता है? देशांतर। और जो लेटी रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अक्षांश। क्लियर हो गया? अगला है समय एवं तिथि। समय एवं तिथि। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी क्या तय करते हैं? आपका समय और तिथि तय करते हैं। तो आपको पढ़ेंगे इसी के अकॉर्डिंग समय और तिथि। फिर है मानक समय। समय दो प्रकार का होता है, एक जो चेंज होता रहता है, एक जो मानक समय होता है। अब आप जैसे कोई एग्जाम दे रहा है, अब पता लगा यूपी में अगर आप सहारनपुर देखो तो वहाँ के टाइम में, और अगर वाराणसी देखो तो वहाँ के टाइम में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा थोड़ा सा, भले ही कुछ मिनट का अंतर हो, पर एक क्या होता है? मानक समय होता है, क्लियर समय। अगला है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। लो जी, एक रेखा जो हो गई वो कम हो गई। तो रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा। तो ये है आपकी क्या? पृथ्वी। देखिए ये रेखाएं कोई वास्तव में नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर आपने उत्तर प्रदेश में, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो और यहाँ पे कक्षा 4 किया हो उत्तर प्रदेश से, तो कक्षा 4 की ज्योग्राफी में एक पार्ट था कि एक बच्चा जो है वो ग्लोब को घुमा रहा है, अचानक घुमक्कड़ आ रहा है, घुमक्कड़ आता है, ऐसी कहानी है। तो बच्चा क्या करता है? ग्लोब को घुमा रहा होता है, कहता है ये आपकी ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है। तो घुमक्कड़ कहता है ये रेखाएं क्या वास्तविक है, काल्पनिक हैं? तो वो दूसरा बच्चा घुमक्कड़ को बताता है कि ये रेखाएं जो हैं काल्पनिक हैं, ये अपनी सुविधाओं के लिए और पृथ्वी का वर्णन करने के लिए बनाई गई हैं। तो ये 3 रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं? 3 रेखाएं। जो कतई बीच में रेखा है इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अगर इन रेखाओं को अच्छे से समझना है तो अपने ही चैनल पे एक वीडियो और पढ़िए, वो इस तरीके से है, ज्योग्राफी, भूगोल का बेसिक। भूगोल का बेसिक करके वीडियो पढ़िए तो मैंने रेखाएं समझाई हैं, आप देख सकते हैं। पहली रेखा है विषुवत रेखा, और दूसरी रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। तीसरी रेखा कौन सी है? मकर रेखा। मकर रेखा। अब जो कंफ्यूजन में हो जाए कि मकर कहाँ है, ऊपर है या कर्क नीचे है, तो का आता है हिंदी वर्णमाला में पहला अक्षर। तो जो पहला अक्षर है कर्क रेखा वो ऊपर आएगी, और मकर रेखा कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो वैसे ही बता रहे हैं विषुवत रेखा। हमें किसके बारे में पढ़ना है? विषुवत रेखा के बारे में पढ़ना है। फिर हमें किसके बारे में पढ़ना है? कर्क रेखा में। और छठे नंबर की रेखा लिखना भूल गए हैं, वो है आपकी मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक है, तो इसमें हमें कितने पढ़ना है? 6 टॉपिक पढ़ने हैं। तो आपने देख लिया कि हमको ब्रह्मांड में क्या पढ़ना है, हमको वायुमंडल में क्या पढ़ना है, और आपको प्रमुख रेखाएं में क्या पढ़ना है। अभी मेरा उद्देश्य क्या है? केवल आपको टॉपिक के बारे में मोटे तौर पे बताना, और ये बताना एग्जामिनर की मनस्थिति क्या है, किस तरीके से, किस लैंग्वेज में वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे आपको जो 10 ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये भी पता लग जाएंगे, और साथ में ये भी पता लग जाएगा कि आखिरकार क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, प्रकृति क्या है, और उसकी भाषा क्या है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जामिनर ने जो ब्रह्मांड है इसमें सौर मंडल के अंतर्गत तो सब कुछ आता है, ये सूर्य से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। और यहां मैं एक चीज और बता दूं आपको, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने जहां से एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप वही तैयार करेंगे, और जहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं पूछा आप उसको तैयार नहीं करेंगे। देखो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी जो है 3 लेयर में करी जाती है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर में क्या होता है कि जितने भी टॉपिक हैं, जितना भी सिलेबस है, उसमें वो तैयार किया जाता है जिसमें 80% आने की संभावना है, कि 80% जो है वो आपका यहां से आना ही आना है। ये पता लग जाता है पैटर्न से। कितना परसेंट? 80%। ठीक है, 80% पता लग जाता है। तो 80% वो हिस्से होते हैं जो एग्जामिनर के परीक्षा पैटर्न में होते हैं, तो इसको पहले राउंड में तैयार किए जाते हैं सारे विषय। अब आपके पास जब और समय बचता है तब आप सेकंड लेयर तैयार करते हैं, जिसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं? 10%। ये कौन सा होता है? ये ऐसा होता है कि जहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। जहां से कैसे आ रहे हैं? कम क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आप देखो कि धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह से जो है उसने केवल एक क्वेश्चन पूछा है, तो ये सेकंड लेयर में आ जाएगा। फर्स्ट लेयर में आ जाएगा ग्रह, फर्स्ट लेयर में आ जाएगा जलवायु, फर्स्ट लेयर में आ जाएगा मानसून, फर्स्ट लेयर में आ जाएगी कर्क रेखा,
और फर्स्ट लेयर में आ जाएगी समय और तिथि। और थर्ड लेयर वो होती है कि जहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, संभावना है वो पूछ सकता है। तो हमको कोशिश करनी क्या होती है, पहले राउंड में अपने नोट्स में हम वही तैयार करते हैं, वही करते हैं जो बहुत ज़्यादा परीक्षा पैटर्न में होता है। अब आप कहोगे सर हमने तैयार कर लिया, अब हम आगे की सेकंड लेयर कैसे करेंगे? भाई जब आप इसका नोट्स बनाओगे तो पहली बात तो आप A4 पे नोट्स बनाओगे, दूसरी बात इस सूर्य के आगे थोड़ी सी जगह छोड़कर रखोगे। क्यों रखोगे? ताकि जब आपका पहली लेयर क्लियर हो जाए तब आप जाके दूसरे लेयर में उसमें तैयारी कर सकें। और जो आपका नोट्स का दूसरा पेज होगा वो भी आप खाली रखोगे, इसीलिए किस लिए? ताकि आप आवश्यकता पड़ने पर उसमें चीजें ऐड कर सको। क्लियर हो गया? तो हमने करना क्या है कि फर्स्ट लेयर में हमें क्या देखना है, ग्रह देखना है। तो एग्जामिनर ने सूर्य से क्वेश्चन नहीं पूछा है, उसने ग्रह से पूछा है। चूंकि वो उसके परीक्षा पैटर्न में है तो ग्रह से उसने ये पूछा है कि सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है। तो मुझे लगता है ये कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये ज्ञान स्तर का क्वेश्चन है, वो अरुण है, यानी नॉर्मल भी कोई भी आदमी इसे बना सकता है जिसने ग्रहों को इस तरीके से पढ़ा है। मान के चलिए सूर्य है और ये इसके ग्रह हैं, पहला दूसरा तीसरा। इजी क्वेश्चन है कि सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है, अरुण है। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर ने इसी ग्रह से पूछा है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है, शनि है। अब यहां पे अगली बार एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि सूर्य से 8वां ग्रह कौन सा है, तीसरा ग्रह कौन सा है। तो आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, पूरा एक चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें लिखा हो कि कौन से नंबर पे कौन सा ग्रह है, एक डायग्राम। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपको एक या दो लाइन में क्लियर हो जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, फिर सबसे छोटा ग्रह, उससे बड़ा ग्रह, उससे बड़ा ग्रह, उससे बड़ा ग्रह। तो एक डायग्राम आपका ये बनेगा। ये भी एग्जामिनर ने थोड़ा सा, मुझे लगता नहीं टफ है, जो नोट्स को तैयार करेगा वो बना लेगा। अगला है कि सुबह का तारा और संध्या का तारा किसे कहते हैं। सुबह का तारा और संध्या का तारा, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये शुक्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई है, कितने वर्ष पूर्व हुई है, तो 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये आपका पृथ्वी पर जीवन पूछ लिया है। पृथ्वी पे क्या पूछ लिया है, जीवन पूछ लिया है। क्लियर? मुझे क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। यह भी हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन कितना है, पृथ्वी पर जो है वो जीवन कितना है। तो यही क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु जो है वो कितनी है, पृथ्वी की अनुमानित जीवन या उसकी आयु कितनी है। तो 4.5 बिलियन, इतना हो सकता है पृथ्वी इतने वर्ष और चले। अगला जो आपका टॉपिक है वो उपग्रह, उसने यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगला आपका टॉपिक है धूमकेतु एवं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। तो यहां पे इसने ये क्वेश्चन पूछा था, ये बड़ा क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। उसने पूछा था एक क्षुद्र ग्रह मलाला किन दो ग्रहों के बीच में है। मलाला आप जानते हैं, एक क्षुद्र ग्रह छोड़ा गया था, उसका नाम क्या रख दिया, मलाला। मलाला कौन है, जानते होंगे, पाकिस्तान की एक लड़की है जो पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रगल करती है, पढ़ना चाहती है, पर आतंकवादी उसको रोक देते हैं और उसकी बैन में आ जाते हैं तो उसको गोली मार देते हैं, उसका भेजा निकल के यहाँ पे आ जाता है, फिर उसको एयरलिफ्ट करके पहुँचाया जाता है फॉरेन, उसका इलाज चलता है, फाइनली वो बच जाती है। आज उसको फिर उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है एजुकेशन के फील्ड में। वही तो बात है, अब आप जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो कहती हैं पढ़ा नहीं जा रहा है, तैयारी नहीं हो रही है। अब इस मलाला यूसुफजई की समस्या समझो कि जो पढ़ना तो चाहती है पर उसको आतंकवादी पढ़ने नहीं दे रहे, उसको स्कूल नहीं जाने दे रहे, स्कूलों में बम लगा देते हैं। इसके बाद भी उसने पढ़ाई करी, उसको गोली मार दी गई, वो नहीं मरी, वो जिंदा रही और रहने के बाद उसको विश्व का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। तो उसी के नाम पे ये क्षुद्र ग्रह का नाम है मलाला। तो ये कह रहे हैं कि मलाला जो है ये क्षुद्र ग्रह है, मलाला ये किन दो ग्रहों के बीच में है। तो ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। कौन सा उपग्रह, मलाला। तो भाई ऐसे बहुत से उपग्रह हैं जो कि विदेशों के कई देशों ने छोड़े हैं। तो आपका एक नोट सभी उपग्रहों पे तैयार होना चाहिए कि मंगल के लिए उपग्रह कौन से भेजे, कि बुध के करीब से कौन सा उपग्रह भेजा। बुध के लिए भी उपग्रह भेजा था कृत्रिम, वो टकरा गया सरफेस से, बुध के नष्ट हो गया। अगला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, क्वेश्चन नहीं पूछा है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला अन्न, एग्जामिनर ने एक कठिन क्वेश्चन
जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है ज्ञान स्तर का, जिससे 30% आते हैं। फिर होता है बोध स्तर का, जिससे 30% आते हैं। फिर होता है चिंतन स्तर का, जिससे आपके 30% आते हैं। और फिर होता है विशिष्ट, थोड़ा सा हटके, जिससे 10%। तो जो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है कि ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि किस खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा कराया गया। ये क्वेश्चन जो है ये विशिष्ट क्वेश्चन का है, ये स्पेशल क्वेश्चन लगाया है। तो महाराजा जयसिंह थे, उन्हें बहुत लगाव था खगोल से, चांद तारे सूरज इन सब चीज़ों से। तो उन्होंने कुछ वेधशालाएं बनाई थी। वेधशालाओं का मतलब ऐसा स्थान जिसपे दूरबीन के द्वारा अंतरिक्ष को देखा जा सके, सूर्य को, चंद्रमा को और तारों सितारों को देखा जा सके। तो इसका निर्माण कराया था डीएल, दिल्ली में कराया था, जयपुर में कराया था, उज्जैन महाकाल की नगरी यहां पर कराया था, मथुरा में कराया था और बनारस में कराया था। क्लियर है? तो यहां पे इन्होंने क्या कराया था, वेधशालाओं का निर्माण कराया था। बहुत टफ क्वेश्चन है, विशिष्ट में आता है, 10% नहीं बनेगा, ये उसी से बनेगा जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हटके पढ़ा होगा। क्लियर हो गया? तो आपने समझ लिया कि एग्जामिनर ने सबसे ज्यादा इसमें फोकस करा है, वो किस पे करा है, केवल 3 टॉपिक पे करा है। पहला कौन सा करा है, ग्रहों पे, दूसरा कौन सा करा है, क्षुद्र ग्रह पे, तीसरा करा है अन्न पे। तो आपको ये बहुत अच्छे से पहले राउंड में तैयार करना है, वरना अगर आप एक तरफ से तैयार करोगे तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये 2-3 साल में तैयार हो पाए, ऐसे तो सिलेबस बहुत है। अगला है आपका क्या, वायुमंडल। वायुमंडल में उसने वायुदाब से क्वेश्चन नहीं पूछा, वायु पेटी से नहीं पूछा, आर्द्रता से नहीं पूछा, पवन संचार से नहीं पूछा, चक्रवात से नहीं पूछा। अब ये मतलब नहीं है कि अगर इसने पूछा नहीं है तो आप पढ़ेंगे नहीं, पर आप पहले वो पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो 80% में चोट रखता है। इसके बाद जब हमारे पास समय रहेगा तब हम इसको ही पढ़ेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वो है जलवायु। क्या है, जलवायु। जलवायु में 2 चीजें आती हैं, एक क्या होता है वर्षा, क्या होता है वर्षा, और एक क्या होता है तापमान। जलवायु में 2 चीजें मिलकर बनी होती हैं, वो क्या, वर्षा और तापमान। किसी जगह का तापमान और वर्षा वहां की जलवायु तय करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेल्वा वनों की विशेषता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये क्वेश्चन है कि सेल्वा वनों की विशेषता क्या है, तो ये क्वेश्चन 2 जगह चोट कर रहा है। एक तो जलवायु प्रदेश में कर रहा है और आपका एक विषुवत रेखा में भी कर रहा है। असल में जो ये पृथ्वी होती है इसके बीच में एक विषुवत रेखा जा रही है, जहां पे उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। और इस उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो वनस्पति पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन, जिनका दूसरा नाम है सेल्वा वन। तो सेल्वा वनों की क्या विशेषता होती है, चौड़ी पत्ती, चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन, सदाबहार वन। इसमें एक चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन होते हैं और एक चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वन होते हैं। पर्णपाती वन वो होते हैं जो अपने पत्तों को एक निश्चित समय पर गिरा देते हैं, और सदाबहार वो वन होते हैं जो एक निश्चित समय पर पत्ते नहीं गिराते, वो पूरे साल पत्ते गिराते भी रहते हैं, आते भी रहते हैं। वो प्रोसेस लगातार चलता है और एकदम पत्ते जो हैं, एकदम जो पेड़ हैं वो पत्तों से रहित नहीं होते। जैसे आपने देखा है कि पेड़ ने पूरे ही पत्ते गिरा दिए, पानी की कमी हुई तो वही पौधे ने माइंड लगाया, एक तो धरती में वैसे ही पानी की कमी है, ऊपर से मैं भी खींचूंगा, तो इससे अच्छा है मैं अपने पत्ते ही गिरा दे रहा हूं ताकि मैं पानी को कम इस्तेमाल कर सकूं। तो इस प्रकार से आपकी जो विषुवत रेखा होती है उस पर जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, और उसमें जो पेड़ डेवलप होते हैं वो कौन से होते हैं, सेल्वा वन, जिसको कहते हैं चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन। तो इसका आंसर ये है चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन। ये क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा है ये चिंतन स्तर से पूछा है। देखो उसने कहां पे चिंतन लगाया, पहला क्या है भाई विषुवत रेखा, जलवायु कौन सी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, और वहां पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है, आपकी वनस्पति चौड़ी पत्ती के वन पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वन। तो ये क्वेश्चन इसने कहां से पूछा है, आपके चिंतन लेवल से पूछा है। मैं यही तो कहता हूं कि जैसे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप 10 ईयर हल करो, तो ऐसे हल नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन आंसर करना है। आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, किस तरीके का वो बोध स्तर का है, ज्ञान स्तर का या चिंतन स्तर का है। अगला उसने पूछा है जलवायु में कोपेन के अनुसार किस जिले में CWG
प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो जलवायु पे दो लोगों का कॉन्सेप्ट है, एक विश्व की जलवायु और एक भारत की जलवायु। जो विश्व की जलवायु है और जो भारत जलवायु है दोनों में डिफरेंट है। भारत की जलवायु का जो कॉन्सेप्ट दिया तो कई लोगों ने है, विश्व की जलवायु का भी और भारत की जलवायु का भी, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध जो रहा है वो किसका रहा है? कोपेन का रहा है। तो कोपेन कह रहा है कि किस जिले में? CWG का मतलब होता है कि उत्तरी गंगा मैदान प्रकार की, जो उत्तरी गंगा के मैदान होते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान का मतलब ये होता है कि जो भारत है, क्या है? भारत है, उस भारत में अलग अलग प्रदेशों में इन्होंने बांट दिया है इस तरीके से। ये कौन से हो गए? ये उत्तरी गंगा के मैदान हो गए, उत्तरी गंगा के मैदान हो गए। जो आप ये हिस्सा देख रहे हो ब्लैक से करना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो इसने क्या करा, इन जिलों के नाम दे दिए हैं जो कहां पे आ रहे हैं, इस एरिया में आ रहे हैं। अब मैं पूरे लिखता, चारों विकल्प तो यहाँ जगह नहीं थी, तो इस मारे मैंने क्या करा, चारों विकल्प नहीं लिखे हैं। तो वो ये कह रहा है कि कोपेन के अनुसार किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये राजस्थान के जो और जिले थे, तो कोई महाराष्ट्र का था, कोई कहीं का था, लेकिन जो फंस रहे थे राजस्थान के उत्तरी गंगा मैदान में, वो बांसवाड़ा और हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ यहां पे पाई जाती है इस प्रकार की वनस्पति। देखो भाई, इस क्वेश्चन की जो प्रकृति है, ये पता है किस में आ रहा है? ये आपके सीधे आ रहा है आपके बोध स्तर में। किस में आ रहा है? बोध स्तर में। बोध स्तर आपकी जिसको अंडरस्टैंडिंग हो गई उन जिलों की, जिले कौन कौन से होंगे जो फंसेंगे इस रीजन में, वो इस क्वेश्चन को बना पाएगा। अगला क्वेश्चन तो भाई साहब वास्तव में ही उसने विश्व के भूगोल से पूछा है कि आर्द्र शीत जलवायु। बात समझो, जलवायु कैसी है? आर्द्र है और शीत है, ठीक है। इसके बाद शुष्क है और ग्रीष्म है। शुष्क है और ग्रीष्म जलवायु कहां की है? तो कई देशों के नाम थे। ये जलवायु जो है इटली की है। कहां की है? इटली की है। तो ये क्वेश्चन आपके विश्व की जलवायु से आया है। बात समझ रहे हो? ये क्वेश्चन भी कैसा है? बोध स्तर का है। अगला क्या है? मानसून और वर्षा। तो मानसून आपको तो पता ही है, भारत की जो वर्षा है वो कैसी है? मानसून ही है, जिसकी विशेषता क्या है? अनिश्चित और अनियमित। जैसी आपकी सरकारी नौकरियां हो गई हैं, कैसी हैं? अनिश्चित हैं और अनियमित हैं। आएंगी तो एकदम आएंगी, नहीं आएंगी तो सूखा पड़ जाएगा। जैसे पिछली बार आई थी तो नवोदय भी आ गई थी एक बार में, KBS भी आ गई थी, उससे पहले TGT रही थी और अन्य भर्ती परीक्षाएं भी रही थी। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है? तो भारत के जो मानसून हैं वो बंगाल की खाड़ी से भी उठते हैं और अरब सागर से उठते हैं। और जब बंगाल की खाड़ी से उठता है तो यहाँ पे है केरल, यहाँ पे है आपका तमिलनाडु और यहाँ पर है केरल, ठीक है। चाहे बंगाल की खाड़ी से उठे चाहे अरब सागर की खाड़ी से उठे, अगर यहाँ से उठ रहा है तो सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचेगा? केरल में। कहाँ पहुँचेगा? केरल। अगला क्वेश्चन है कि ये पता है ये क्वेश्चन किस में है? ये क्वेश्चन है आपका ये जो पहला वाला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है, ये केरल में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, केरल में है, ठीक है, ज्ञान स्तर का है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका चिंतन स्तर का, जिसमें इसने क्वेश्चन क्या दिया है कि कथन A और R पर विचार कीजिए। तो उसने कथन A दे दिया और कथन R दे दिया, और इसके विकल्प पता है कैसे होंगे? इसके क्वेश्चन के विकल्प कुछ इस तरीके के होंगे, जैसे आपने देखा था। वो विकल्प कैसे हैं? वो ये हैं कि कथन A और R दोनों सही हैं और कथन A R की सही व्याख्या करता है। कथन A और R दोनों सही हैं पर इनकी सही व्याख्या नहीं करता। कथन A गलत है, कथन R सही है, इस तरीके का है। तो इसको जिसको भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो चिंतन लेवल पर ले आया है, वो इस क्वेश्चन को बना देगा। देखो, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव है, यहां शब्द था प्रभुत्व है या प्रभाव है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो भारत की जलवायु है उस पर मानसून का प्रभुत्व या प्रभाव है। अगला वो क्वेश्चन अगला कह रहे हैं वो सेंटेंस, मानसून स्थायी पवन है? जी नहीं, मानसून क्या है? अस्थायी पवन है। तभी तो वर्षा अनिश्चित और अनियमित है, क्योंकि मानसून क्या है? अस्थायी है, उसका कोई स्थायी नहीं है। क्या पता इस बार आया तो बारिश बहुत अच्छी हुई और नहीं आया तो बारिश नहीं होगी। तो इस तरीके से एग्जामिनर ने बहुत ही गहन चिंतन स्तर से क्वेश्चन दबाया है और ये आपके ज्ञान स्तर से। अगला आपका टॉपिक है प्रमुख रेखाएं, जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं। भाई अभी तक तो इसने क्वेश्चन पूछा नहीं,
ठीक है। अब पूछेगा तो यही पूछेगा कितनी अक्षांश रेखाएं किस देशांतर में, आपको बता दूंगा शॉर्ट में, ठीक है। तो जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको डीप पढ़ेंगे, जहां से नहीं आ रहे हैं उसको हल्के पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसने यहां से बहुत पूछा है, समय और तिथि रेखा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मान के चलिए ये आपकी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और जैसा कि प्रसिद्ध है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। अब एक व्यक्ति का जो जहाज है वो यहां पर है पृथ्वी के इस कोने पे, अब वो पहुंचा पृथ्वी के दूसरे कोने पे, तो क्या वो उसी दिन पहुंचेगा या एक दिन पहले पहुंचेगा? तो हो सकता है वो एक दिन पहले पहुंचे या हो सकता है वो एक दिन बाद पहुंचे, क्योंकि ग्रीनविच का जो समय है, इंग्लैंड का समय है, उससे भारत के समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। यानी वहां से भारत का समय है जो 5.5 घंटे आगे। तो ये क्या है कि विश्व के एक कोने पे समय अलग होता है, एक कोने पे समय अलग होता है। भाई कोई व्यक्ति अमेरिका में है और आप इंडिया में हैं, आप उससे अगर दिन में कॉल करेंगे, इंडिया में दिन होगा, आप दिन में कॉल करेंगे तो अमेरिका में उस समय रात होगी, और अगर उससे दिन में बात करना है तो आपको रात को कॉल करना पड़ेगी। तो ये वही टॉपिक है, समय और तिथि। तो इससे एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका तिथि में भी आ गया और ये क्वेश्चन आपका अक्षांश और देशांतर में भी आ गया कि ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगर आपको नहीं दिखता हो तो मैं बता दे रहा हूं, 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आपका ज्ञान स्तर का क्वेश्चन है। कौन से का? ज्ञान का, रट रटा के बना दोगे। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि कनाडा को कुल कितने टाइम जोन में बांटा गया है। भाई कनाडा वाले टाइम से बहुत परेशान है, जो उसका ऊपर वाला टाइम है वो अलग है, जो अमेरिका के पास वाला टाइम है वो अलग है, जो इधर वाला टाइम है वो अलग है। तो इस मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने पूरे कनाडा को 6 टाइम जोन में बांट दिया। कितने टाइम जोन में? 6 टाइम जोन में बांट दिया, ठीक है। और इसके बाद आपका अगला टॉपिक है विषुवत रेखा। मैंने बताया था 3 रेखाएं हैं। पहली रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा। दूसरी रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। तीसरी रेखा कौन सी है? मकर रेखा। तो विषुवत रेखा से उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि विषुवत रेखा किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। कि मतलब उसने क्या दिया होगा, 4 विकल्प दिए होंगे, तो 3 विकल्प तो वो होंगे जहां से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और 1 विकल्प होगा कि नहीं गुजरती है। तो हमको वो सारे देश तैयार करने हैं जहां से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन उसने पूछा है कि ग्रीनविच यमोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटते हैं। ग्रीनविच और कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ये एक दूसरे को कहां काटते हैं? ये आपकी आ रही ग्रीनविच यमोत्तर और जे आ रही भूमध्य रेखा। ये आपको काटते हैं अटलांटिक महासागर में, जिसकी आकृति है सांप के आकार की। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्ञान स्तर से, कोई ना चिंतन है ना बोध है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन आया है कर्क रेखा से। ये इससे एक क्वेश्चन 2 बार आया है, एग्जामिनर ने 2 बार पूछा है। क्या पूछा है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है। वो शहर भारत का भी पूछ सकता है और वो शहर जो है आपका विश्व का भी पूछ सकता है। तो हमको भारत और विश्व के दोनों तैयार करने पड़ेंगे। फिर से इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, सर्वाधिक निकट कौन सा शहर है। अगला क्वेश्चन उसने कर्क रेखा से पूछा है कि किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। यानी वो कौन सी तिथि होती है जिसमें रात की लंबाई सबसे ज्यादा होती है दक्षिणी गोलार्ध में। असल में ये टॉपिक जो है, ये 2 टॉपिकों, ये क्वेश्चन जो है 2 टॉपिकों से है। पहला किससे? समय और तिथि से भी है, दूसरा आप कर्क रेखा से भी है। तो ये 21 जून को होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कर्क रेखा के पास में है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कर्क रेखा में ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन मकर रेखा है, जिससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पूछने को ये भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को कौन सी काटती है और विषुवत रेखा को कौन सी काटती है। विषुवत रेखा कौन सी काटती है? कांगो। कर्क रेखा कौन सी काटती है? माही। और आपकी मकर रेखा कौन सी काटती है? लिम्पोपी। तो हमने आज की वीडियो में, अब मैं इसे थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूं, एक इसका थोड़ा सा सार बता दे रहा हूं कि जो आज हमने वीडियो बनाई थी उसका हमारा उद्देश्य था कि इस पूरे वायुमंडल में ये समझना कि कुल कितने भाग हैं और उसके अंदर कितने टॉपिक पढ़ना है, और एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो किस स्तर के पूछे हैं, किस रेंज के पूछे हैं, किस लेवल के पूछे हैं, किस प्रकार के पूछे हैं, कि ज्ञान स्तर के पूछे हैं या उसने बोध स्तर के पूछे हैं या चिंतन स्तर के पूछे हैं, क्या स्थिति है। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि उसने ब्रह्मांड को रखा है
और वायुमंडल को रखा है, प्रमुख रेखाओं को रखा है, जिसमें ब्रह्मांड के अंदर सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य, और वायुमंडल में वायुदाब, वायुदाब पेटी, आर्द्रता, पवन संचार, चक्रवात, जलवायु, मानसून और वर्षा। और आपकी रेखाओं में अक्षांतर और देशांतर रेखाएं, समय और तिथि, मानक समय, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को हमने देखा कि इतना कुछ रखा है। और जो हमको पढ़ना है, जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो ग्रह है, क्षुद्र ग्रह हैं, अन्य ग्रह हैं, और यहाँ पे जलवायु है और मानसून और वर्षा है। इसके बाद क्या है, विषुवत रेखा है और कर्क रेखा है और समय और तिथि रेखा है। अगर हम इसको कम करना चाहें, शॉर्ट करना चाहें, तो बहुत आसान है कि पहले क्या पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ा जाए। इसको भी हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करके पता लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको पहले राउंड में पढ़ना है। तो पहले राउंड में हमको क्या पढ़ना है, देखिए, हमको ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। 80% में हमको क्या पढ़ना है, पहली चीज़ ग्रह, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है हमको, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, कृत्रिम ग्रह। और आपको तीसरे नंबर पे इसमें क्या पढ़ना है आपको, ये तो हमको 2 टॉपिक पढ़ना है, सौर अन्न चाहें तो देख लें, वरना एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से रखेगा, उसका पता नहीं। ये 2 टॉपिक पढ़ना है हमको ब्रह्मांड में। वायुमंडल में भी हमको 2 टॉपिक पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है, जलवायु, और इसके अलावा क्या पढ़ना है, मानसून, मानसून, ठीक है, वर्षा से और वर्षा। 5वें नंबर पे हमको क्या देखना है, आपका समय एवं तिथि देखना है, समय एवं तिथि, समय और तिथि। इसके बाद हमको क्या देखना है, विषुवत रेखा देखना है, विषुवत रेखा। इसके अलावा हमको क्या देखना है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। लो जी, आपको क्या करना है, ये केवल 7 टॉपिक पहले राउंड में तैयार करना है। अगर आप इसमें ये पूछो कि इसमें से भी हमको पहले नंबर पे कौन सा करना है, तो ये भी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछें ग्रह से, तो पहले नंबर पे हमको ये तैयार करना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे पूछा गया है आपका कर्क रेखा, भी बराबर चल रही है, कर्क रेखा दूसरे नंबर पर रहेगा आपका, कर्क रेखा। और इसके अलावा आपके तीसरे नंबर पे क्या रहेगा, मानसून और वर्षा। यहाँ से दो क्वेश्चन, मानसून और वर्षा तीसरे नंबर पे। चौथे पे कर लीजिए विषुवत रेखा, 5वें पे कर लीजिए आप जलवायु, ठीक है, और 6ठे पे कर लीजिए मानसून, और 7वें पे कर लीजिए क्षुद्र ग्रह। फिर चाहे तो इसको व्यवस्थित कर लीजिए कि पहले नंबर पे आपको कर्क रेखा पढ़ना है, पहले नंबर पे आपको ग्रह पढ़ना है, दूसरे नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, कर्क रेखा पढ़ना है, अगर समय कम है, या मतलब जो पहले स्पीड से तैयारी करना है। तीसरे नंबर पे क्या करना है आपको, समय एवं तिथि देखना है। चौथे नंबर पे क्या करना है, विषुवत रेखा देखना है। 5वें नंबर पे क्या देखना है, जलवायु देखना है। 6ठे नंबर पे क्या है, मानसून है, और 7वें पे क्या है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तैयार करना है। और किसी को बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना है, बहुत समय, तो ये किताब में बहुत अच्छे से बताया गया है, इससे देख लो, ये अपने आप में पूरा कर देगी। तो ये हमारा पूरा पैटर्न हो गया, ये हमारे पूरे सिलेबस का जो है टॉपिक, इसका सिरा पैर हो गया, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगली वीडियो में आपको सीधे ग्रह से पढ़ाया जाएगा, थोड़ी सी प्रस्तावना बना के कि ब्रह्मांड क्या है। इसके बाद हम सीधे शुरू करेंगे ग्रह से, ग्रह क्या है, क्या स्थिति है, किस तरीके से। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।